पहला टॉपिक है जीका वायरस। तो जीका वायरस में क्या पढ़ना है? पहला तो जो मॉस्किटो है उसके बारे में, उसका नाम, क्योंकि यही मॉस्किटो डेंगू, चिकनगुनिया या येलो फीवर, बाकी फीवर भी क्रिएट करता है। वो कौन सा बेसिकली मॉस्किटो है। दूसरा कि वैक्सीन है या नहीं, ठीक, जीका वायरस के लिए वैक्सीन अभी तक बना है या नहीं। और तीसरा पढ़ना है आपको इसका सिम्टम, कि जीका वायरस होने पे बेसिकली किस तरह का सिम्टम जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और दूसरा ये एक और पॉइंट कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है या नहीं है, किस तरीके से इसका ट्रांसमिशन होता है। तो 4 पॉइंट्स, ठीक है, कि ये बेसिकली कौन से मच्छर से है, वैक्सीन है या नहीं है, इसका सिम्टम और ट्रांसमिशन। ओके, नेक्स्ट है द नेक्स्ट इज यस वायनाड। तो वायनाड सेंचुरी से बहुत सारा क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी पूछ चुकी है, क्योंकि इसका लोकेशन पहला तो लोकेटेड कहाँ है, क्योंकि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में लोकेटेड है, और इसी के पास जो है आपको बेसिकली नागरहोल और मुड्डूमलाई टाइगर रिजर्व भी है। तो मैप निकालना है एटलस, और उसको ध्यान से देखना है कि नॉर्थ में, साउथ में, कर्नाटका के पास कौन सा टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु में कौन सा टाइगर रिजर्व है बगल में, वायनाड में, उसके बाद कौन सा रिवर फ्लो होता है, ठीक है, किस तरह का फॉरेस्ट मिलता है यहाँ पे, ठीक है, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, हर तरह का फॉरेस्ट मिलता है। इससे भी यूपीएससी पूछ चुकी है। फॉरेस्ट का टाइप क्या है, बगल में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, और उसके बाद जो है रिवर कौन सा पास होता है। तो एक बार ध्यान से मैप एटलस खोल के देखना है, और तो एक बार गूगल सर्च, 2 काम करना है, और अभी कर लेना है। ये जो सोचोगे बाद में, फिर बाद में नहीं होने वाला, ठीक है। अभी जो इंटीग्रेटेड यही प्रिपरेशन होता है होलिस्टिक, कि आप साथ में बस पढ़े ना, उसको इंटरलिंक कर लें, ठीक है। तो वीडियो के भरोसे पूरा नहीं रहना है कि वीडियो वाला सब कुछ बता, वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जाता है, और आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ भी आप पढ़ लेते हैं खुद से जब पढ़ते हैं, इसलिए खुद से पढ़ा करो, ठीक है। ये वीडियो बस एज अ थोड़ा सा सप्लीमेंट के तरह लेना है, ये नहीं कि पेपर को रिप्लेस करना है। नेक्स्ट है केरला में जो अपना रीजनल रेड लिस्ट केरला जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस करेगा। तो पहला तो रेड लिस्ट आईयूसीएन निकालता है। तो आईयूसीएन किस तरह का इंस्टीट्यूशन है, कब बना था, एक बार यूपीएससी पूछ चुकी है 2014 में है इस पे क्वेश्चन, कि आईयूसीएन बेसिकली किसके द्वारा बना था। पहला ये आपको खुद से पढ़ना है, अगर पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो पढ़ लो। दूसरा, आईयूसीएन जो रेड लिस्ट निकालता है, तो ये रेड लिस्ट में का 5 क्राइटेरिया होता है, यानी कोई जो एनिमल है या बर्ड है जो खतरे में है, तो उसके लिए रेड लिस्ट निकाला जाता है। तो रेड लिस्ट का क्राइटेरिया क्या है, तो 5 क्राइटेरिया पेपर में दिया हुआ है, हो सकता है यूपीएससी पूछ ले। तो ये 5 क्राइटेरिया एक बार आप नोट डाउन कर लेंगे, जैसे पॉपुलेशन का साइज है, ज्योग्राफी का प्रॉक्सिमिटी है, थ्रेट एनालिसिस, कितना थ्रेट है, ठीक है। तो ये सब जो 5 क्राइटेरिया है, काइंडली इसको नोट डाउन करो, बाकी कुछ नोट डाउन मत करो, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट याद रखना है कि केरला अपना बर्ड एटलस निकाला हुआ है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, आईयूसीएन के बारे में, रेड लिस्ट का क्राइटेरिया, बर्ड एटलस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट अगला जो है G7 का मेंबर देख लेना है। G7 में कौन कौन मेंबर है, इटली है या नहीं है, ठीक है, स्पेन है या नहीं है, कुछ कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। यूपीएससी एक बार G20 का पूछ चुकी है मेंबरशिप, तो G20 का पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो काइंडली रीड इट। और G7 का भी मेंबर, और अभी फिर से वही अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग, क्योंकि लगेगा मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यही गलती होता है। हम लोग बाद सर्च अगर जो करना है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अभी सर्च कर लो मेंबरशिप G7 का और G20 का, ठीक। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पद्मा ब्रिज के बारे में है। ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है जो बांग्लादेश में जाती है। इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूटरी जाती है उसका क्या नाम, तो अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो काइंडली सर्च। तो एक और याद रखना है कि ये बेल्ट एंड रोड का पार्ट नहीं है, ये बांग्लादेश का अपना इनिशिएटिव है, उसने लॉन्च किया है, बेल्ट एंड रोड का पार्ट नहीं है ये ब्रिज। नेक्स्ट जुवेनाइल जस्टिस में अमेंडमेंट जो हुआ है, तो जो एक बार इसको पढ़ना है। अमेंडमेंट में बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव था कि 16 से 18 साल का अगर कोई बच्चा है और अगर हीनियस क्राइम करता है तो उसको इंक्लूड किया गया है, कि उसको बेसिकली एडल्ट में हम मानेंगे या जुवेनाइल में, इसके लिए प्रोविजन इस अमेंडमेंट में लाया गया है। नेक्स्ट क्या किया गया है, कुछ क्राइम को नॉन कॉग्निजेबल बनाया गया है, ठीक है, आप उसमें बेल नहीं मिले। तो नॉन कॉग्निजेबल बनाया गया, इसलिए पुलिस क्या करती है, वो रिसिस्ट करती है, जल्दी एफआईआर लॉन्च ही नहीं करती है। और अगर एफआईआर लॉन्च नहीं करेगी जल्दी तो और इशू हो रहा है, वही मतलब इसमें दिया हुआ है कि आप जो इसको आपने नॉन कॉग्निजेबल बनाया है, तो अब आपको मजिस्ट्रेट के पास ही जाना पड़ेगा एफआईआर के लिए। तो पुलिस और ज़्यादा जो है रिसिस्ट करेगी एफआईआर के लिए। तो अगर बच्चे के साथ कोई क्राइम होता है तो उसका एफआईआर ही लॉन्च नहीं होगा, एक तो पहले से डिले हो रहा था, अब एफआईआर ही लॉन्च नहीं होगा तो और डिले होगा, ठीक है। और एक और इसमें अमेंडमेंट में किया गया है कि डीएम के पास और एडीएम के पास अब एडॉप्शन, जो बच्चे का एडॉप्शन होता है वो डीएम और पहले कोर्ट के पास होता था, अब डीएम और एडीएम के पास है। तो अमेंडमेंट को एक बार खुद से भी पढ़ लेना है, इट माइट बी आस्क, ठीक है। तो अमेंडमेंट, और उसके बाद जो है नॉन कॉग्निजेबल बनाया गया है, ये डीएम के पास जो एडॉप्शन पावर है ये, ठीक है। तो इसके बारे में काइंडली रीड इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट
जो अगला है वो एमएसपी के बारे में लिस्ट पर एक बार यूपीएससी पूछ चुकी है कि कौन कौन सा क्रॉप जो है वो एमएसपी में शामिल है। ठीक है, तो खरीफ में चेक करना है कौन सा है, रबी में कौन सा है और कमर्शियल कोई क्रॉप है या नहीं। तो जैसे नमक के बारे में है कि इसका इंक्लूड नहीं है, तो साल्ट सेक्टर का, तो एमएसपी का लिस्ट चेक कर लेना है, काइंडली एक बार खुद से अभी कर लो। उसके बाद नेक्स्ट जो है उदयपुर बर्ड विलेज के बारे में, वेटलैंड। तो पहला आपको पढ़ना है वेटलैंड क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, किसको आप वेटलैंड कहोगे, क्योंकि अभी डेफिनेशन पता है तो मेंस में आप आंसर राइटिंग आराम से अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि दो जो राजस्थान का ये जगह है ब्रह्मा जो लेक है उसको वेटलैंड का रिकग्निशन दिया जा रहा है। इससे पहले ही राजस्थान में एक वेटलैंड पहले से जो फेमस है केवला देव खाना, ठीक है, राजस्थान में भरतपुर के पास है, डिस्ट्रिक्ट के पास है। ये भी मैप में देख लेना है केवला देव खाना कहाँ है, ठीक है। और यहाँ पे केवला देव खाना और सांबर लेक भी, दो लेक पहले से है रामसर में। तो आपको ये भी चेक करना है रामसर साइट क्या होता है। रामसर साइट ईरान में है, तो किसी वेटलैंड को अगर हम रामसर साइट के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो एक तो पढ़ना है वेटलैंड का डेफिनेशन, दूसरा पढ़ना है राजस्थान में कौन कौन सा वेटलैंड है इससे पहले, ठीक है, केवला देव या सांबर लेक। तो वेटलैंड पहले से कौन सा है राजस्थान में, वेटलैंड होता क्या है। उसके बाद अगर वेटलैंड को रामसर साइट में डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, रामसर कन्वेंशन के बारे में आपको पढ़ना है। अगर पहले से पढ़ लियो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो इसको पढ़ लो। उसके बाद एक चीज़ और आपको पढ़ना है कि वेटलैंड जो रूल्स है 2019, एक बार इसको भी थोड़ा आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये हेल्पफुल होगा। तो वेटलैंड में से अक्सर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है प्री और मेंस दोनों में, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे भी देख सकते हो। नेक्स्ट जो सार्स कोविड के बारे में है, तो इसमें आपको पहला तो पढ़ना है आरटीपीसीआर। तो आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है, इसमें डीएनए को कॉपी किया जाता है, उससे बेसिकली वायरस का स्टडी होता है। लेकिन जो कोरोना वायरस है वो एक आरएनए बेसिकली प्रोटीन से मिलकर बना है। तो कोरोना वायरस को फिर से रिवर्स करके जो है डीएनए में चेंज किया जाता है आरएनए को, और उसके बाद इसको पढ़ा जाता है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट क्या है एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद एमआरएनए वैक्सीन, आजकल सारा वैक्सीन जो है एमआरएनए बहुत कम समय में बन जाता है। अलग अलग टाइप का वैक्सीन होता है, इस बार भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो एमआरएनए वैक्सीन क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है, एमआरएनए वैक्सीन। और एक बार ये भी सर्च कर सकते कोविडशील्ड, जो इंडिया में कोविडशील्ड वैक्सीन है, ठीक है, या जो भी वैक्सीन है इंडिया में उसका टाइप क्या है, एमआरएनए वैक्सीन है या फिर जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, वैक्सीन का टाइप, अलग अलग वैक्सीन का टाइप एक्स्ट्रा सर्च कर सकते हो, ज़्यादा बेटर होगा। और एमआरएनए वैक्सीन और अलग अलग वैक्सीन जो इंडिया में है उसका टाइप क्या है, कि आरएनए है या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है या वेक्टर बॉर्न वैक्सीन है, किस तरह का वैक्सीन है, ये भी एक्स्ट्रा में आप पढ़ सकते हैं क्योंकि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट है टाइफाइड के बारे में, बैक्टीरिया से होता है, पहला तो ये याद रखना है। और ये एस टाइफाइड जो बैक्टीरिया है ये बेसिकली ड्रग रेसिस्टेंट है, अक्सर यूपीएससी ड्रग रेसिस्टेंट से भी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। मैंने नोट्स दिया हुआ है, उसको आप आराम से रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप आपको क्या पढ़ना है, टाइप 1 और टाइप 2 में अंतर क्या है, जेनेटिक कौन सा है, टाइप 1 या टाइप 2। पहला टाइप 1 ज़्यादा खतरनाक है या टाइप 2 ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। इंसुलिन बाहर से किस में लेना पड़ता है, टाइप 1 में या टाइप 2 में। तो टाइप 1 और टाइप 2 का जो डिफरेंस है वो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, काइंडली रीड बाय योरसेल्फ। लेकिन मैं आपको पढ़ना क्या है, डिफरेंस, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 का जो डिफरेंस है ये पढ़ लीजिए, कभी कभी मैच करने के लिए देता है। जैसे यूपीएससी ने एक बार पूछा था आपको मतलब अक्सर डिजीज़ के बारे में जो है हेपेटाइटिस बी सी डी ऐसे इस तरीके से पूछा गया था। तो टाइप 1 टाइप 2 का कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों में अंतर क्या है, टाइप 1 टाइप 2 में यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा जेनेटिक है, कौन सा लाइफस्टाइल बेस्ड है। तो मैंने हाईलाइट भी किया है, बट काइंडली रीड बाय योरसेल्फ ताकि आप ज़्यादा बेटर पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट मेंस का एक क्वेश्चन आ सकता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को क्या रिव्यू करने की जरूरत है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि 52nd अमेंडमेंट से शुरू में लाया गया था और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि अगर कोई पार्टी से आप दूसरे पार्टी में जाते हो तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके साथ दो और था कि अगर आप इंडिपेंडेंट मेंबर हैं और नॉमिनेटेड मेंबर है तो उसके लिए भी अलग लॉ है। इस बार भी शायद यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है, घुमा के उल्टा, कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है तो 6 महीना। तो एक बार तो आप लक्ष्मीकांत खोल के 10th शेड्यूल एक बार पढ़ लीजिए। लेकिन इसमें पेपर में एक्स्ट्रा क्या है जो आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, वो मैं बस बता रहा हूँ। लॉ क्या है खुद से पढ़िए। इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में एक दो तरह का क्राइटेरिया है। एक है कि अगर आप वॉलेंट्री मेंबरशिप छोड़ देते हो, और दूसरा है पार्टी का विप नहीं मानते हो। विप क्या है अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो विप के बारे में पढ़ लीजिए। 3 तरह का विप होता है, 1 लाइनर टूल। तो विप क्या है, अभी महाराष्ट्र में चल रहा है यही कहानी। तो एक तो है कि अगर आप पार्टी का लॉ नहीं मानते हो, विप जो एक डायरेक्शन होता है, तब तो आसानी है, ये तो बहुत आसानी है। लेकिन ये जो पहला इशू है वॉलेंट्री मेंबरशिप, अगर जैसे मैं मेंबरशिप छोड़ रहा हूँ उसी पे क्वेश्चन आता है कि मतलब दूसरे पार्टी में जाने के लिए छोड़ रहा हूँ या मैं फ्री विल से छोड़ रहा हूँ, इसी पे अभी
अभी कोर्ट में क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि मेंबरशिप जो कोई अगर छोड़ेगा मेंबर तो किस तरीके से उसको मतलब आप फ्री विल होगा उसका या नहीं, इसी पे क्वेश्चन हो रहा है कि अगर मैं पार्टी का मेंबरशिप छोड़ रहा हूँ तो मैंने कहा कि मैं अपने मन से छोड़ रहा हूँ तो क्या मुझे डिस्क्वालीफाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारा क्वेश्चन यहाँ पे है। और 10th शेड्यूल में एक और इम्पॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है कि 2 स्टेप प्रोसेस। 10th शेड्यूल में पहला है कि पार्टी को दूसरे पार्टी से मर्ज होना है। मान लो एक पार्टी का अभी जैसे शिवसेना है तो उसमें क्वेश्चन है कि अगर उसका मेंबर जो है पहले क्या वो बीजेपी में मर्ज हुआ है, उसके बाद वो मतलब पार्टी बदल सकता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि बीजेपी में आपने पार्टी में मर्ज नहीं हुए और आप दूसरे मतलब आपने अलग पार्टी कैसे बना ली। तो मतलब लॉ में ये क्वेश्चन हो रहा है कि आप क्या बिना पार्टी में मर्ज हुए दूसरे पार्टी में मर्ज हुए क्या आप अपना अलग पार्टी बना सकते हैं। इस पे क्वेश्चन जो है कोर्ट में किया जा रहा है। तो ये सब पहला इशू है। मतलब एंटी डिफेक्शन में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये इशू लिखेंगे कि वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप का जो डिस्प्यूट है, और दूसरा डिस्प्यूट है कि 2 स्टेप्स जो प्रोसेस है कि पहले पार्टी में मर्ज होना है उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन का होगा। तो ये इशू है और कुछ पॉइंट इसमें दिया है। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट का अभी वर्डिक्ट क्या है कि स्पीकर को डिसाइड करना है कि कोई जो रिजाइन करता है कोई मेंबर तो वॉलंटरी कर रहा है या फिर किसी दूसरे पार्टी में जाने के लिए कर रहा है। ठीक है, वॉलंटरी कर रहा है तब तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ठीक है, और अगर दूसरे पार्टी के कारण कर रहा है तब डिस्क्वालीफाई होगा। तो ये पावर किसके पास है, स्पीकर के पास अभी सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है अगर फ्री विल है तो तब आप उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इशू क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ में, क्या सब करना है, मतलब लॉ को कैसे बेहतर बनाना है। मर्जर क्लॉज, ये जो मर्ज होगा कैसे होगा, 1/3 पहले 1/3 था बाद में 2/3 किया गया। तो 2/3 जाने का इशू मर्जर क्लॉज कि पहले पार्टी में मर्ज हुए बिना क्या अलग से पार्टी बन सकता है। जैसे शिवसेना का जो मेंबर है अभी बिना बीजेपी में जाए क्या वो अलग पार्टी बना सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि जो पावर स्पीकर के पास होना चाहिए, क्योंकि स्पीकर भी तो पार्टी का ही मेंबर होता है किसी न किसी पार्टी का। तो पावर स्पीकर के पास होना चाहिए या दूसरे के पास जाना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तीसरा है कि क्या पूरे लॉ को भी ओवरहॉल करने की जरूरत है। कुछ का मानना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को ही हटा देना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी को उस मेंबर को एक तरीके से इंस्लेव कर देता है, उसको गुलाम बना देता है। तो ये सब पॉइंट है जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा पेपर में। जो बुक से आप 10th शेड्यूल को अच्छे से पढ़ लीजिए लक्ष्मीकांत से, प्लस इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको आप बुक में ऐड कर लीजिए, ताकि आप जब आंसर लिखेंगे तो आप इन पॉइंट को, ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जो है आप एक काम कर सकते हैं, बुक में एक छोटा सा पेज ले लीजिए, उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आप लक्ष्मीकांत में जो है अटैच कर लीजिए, ताकि जब भी आप इसको करें तो ये आप लिख सकते हैं आंसर में। तो क्वेश्चन जो है डिफेक्शन एज डिफेक्शन कंटिन्यू, तो इसके बारे में यू कैन राइट। ठीक है, तो 52nd अमेंडमेंट ये याद रखना है, और मतलब जिसके थ्रू लाया गया था। उसके बाद जो है फिर इसमें अमेंडमेंट लाया गया था 91st याद रखिएगा, क्योंकि इसके पहले 1/3 था, 1/3 जाएगा तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। बाद में कहा गया कि 2/3 जाएगा तब डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो 52nd 91st इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, कोई कोई यूपीएससी मैच करने के लिए देता है। तो 91st अमेंडमेंट भी याद रखिएगा, 52nd। ठीक है, और दूसरा जो ये पॉइंट सब है वॉलंटरी मेंबरशिप कैसे जो और वॉलंटरी मेंबरशिप और जो 2 स्टेप्स प्रोसेस है। ठीक है, कि पहले मर्ज होना है दूसरे पार्टी में फिर डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये सब कुछ पॉइंट है विच यू कैन राइट इन योर आंसर। नेक्स्ट ये जो केस हुआ है एबॉर्शन का, कल भी मैंने बोला था एबॉर्शन के बारे में पढ़ लेना है कि इंडिया में क्या लॉ है। और दूसरा एक केस का भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, रॉय वर्सेस वेड जो है, रो वर्सेस वेड, ये केस पूछ सकता है। एक और पॉइंट है मानसून का, एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर, ये एग्जाम में आ सकता है कि जो इंडियन मानसून को इफेक्ट करता है। तो पॉइंट दिया हुआ है कौन कौन सा भाग। तो एक तो 3 चीज़ याद रखना है, एक तो लैंड, दूसरा है ओशियन और तीसरा है एटमॉस्फेयर। तीनों इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद जो है ज़्यादातर जो इस समय डिस्टर्बेंस डिप्रेशन बनता है वो बे ऑफ बंगाल में बनता है, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से जो विंड चलती है वो लो प्रेशर की तरफ जाती है। उसके बाद एल नीनो भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो क्या सब फैक्टर है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट इंडियन मानसून। तो मेंस के लिए आपको यहाँ पे 5-6 पॉइंट मिलेगा विच यू कैन नोट डाउन। और इसमें अगर आपको कोई पॉइंट नहीं पता है, ज्योग्राफी में बाद में मैं कवर करूँगा, जैसे इंडियन ओशियन डाइपोल क्या है, लानिनो क्या है। अगर आपको ये पॉइंट पता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार अभी पढ़ लीजिए, सर्च कर लीजिए मैडन जूलियन ऑसिलेशन, इंडियन ओशियन डाइपोल, लानिनो क्या है। ठीक है, तो ये जो भी पॉइंट है, डिप्रेशन क्या होता है, इफ़ यू नो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो अभी सर्च कर लो, बाद में नहीं होगा। काइंडली अभी सर्च कर लो ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और जीएसटी सेस जो है, कंपनसेशन सेस क्या है, एक बार इसको पढ़ लीजिए। और 4G और 5G में अंतर क्या है ये आप सर्च कर लीजिए। 4G और 5G में मेन डिफरेंस क्या है, 5G 4G से कैसे अलग है, लेटेंसी ज़्यादा है या कम है 5G में। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके भी आ सकता है, मेंस में अलग आ सकता है, लेकिन अब आप पीटी के लिए 4G और 5G में डिफरेंस सर्च करके पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये आज के पेपर में था।